Bismillahirrahmanirrahim. Our today's topic is the nature of solution in liquid phase. Solution का nature liquid phase में हमारे पास क्या है? सॉलिड को अगर लिक्विड में डिसॉल्व किया जाता है इससे सॉल्यूशन बनता है। ये जो सॉल्यूशन है इसमें डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्यूट डिपेंड करती है अट्रैक्टिव फोर्सेस पे। सॉलिड हमारे पास एक्ट करता है एज ए सॉल्यूट, लिक्विड हमारे पास एक्ट करता है एज ए सॉल्वेंट। हमारे पास सॉलिड पोलर भी हो सकता है, नॉन पोलर भी हो सकता है। सिमिलरली लिक्विड भी हमारे पास पोलर एंड नॉन पोलर हो सकता है। हमें पता है कि लाइक डिसॉल्व इन लाइक, सो पोलर को अगर हम पोलर में डिसॉल्व करेंगे तो हमारे पास आसानी से सॉल्यूशन बनेगा। जैसे कि सोडियम क्लोराइड को हम पानी में डिसॉल्व करते हैं, सो सोडियम क्लोराइड भी एक पोलर है। पोलर मीन्स कि दे हैव टू चार्जेस, दैट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। सिमिलरली पानी भी हमारे पास पोलर है, उस पे हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज एंड हाइड्रोक्सिल पे नेगेटिव चार्ज। सो आसानी से हमारे पास सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन पानी में बन जाता है। एंड देयर आर स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन सोडियम क्लोराइड्स एंड वाटर मॉलिक्यूल। सिमिलरली नॉन पोलर सॉल्वेंट नॉन पोलर में डिसॉल्व होगा। जैसे कि नेफ्थलीन हमारे पास ऑर्गेनिक है और ये जो है बेंजीन वो भी हमारे पास ऑर्गेनिक है, उसमें आसानी से डिसॉल्व हो सकता है। हमारे पास पोलर जो है वो नॉन पोलर में डिसॉल्व नहीं हो सकता। जैसे कि कैल्शियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड हमारे पास पोलर है, बेंजीन हमारे पास नॉन पोलर है। कैल्शियम क्लोराइड बेंजीन में डिसॉल्व नहीं हो सकता। इसी तरह नॉन पोलर हमारे पास पोलर में डिसॉल्व नहीं हो सकते। जैसे कि नेफ्थलीन को अगर हम पानी में डाल दें, सो ये हमारे पास पानी में डिसॉल्व नहीं हो सकते। फिर इसके बाद अगर हम देखें तो सोल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड फेज अगर हम देखना चाहते हैं तो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ सोल्यूशन: completely miscible solution या completely miscible liquid, partially miscible liquid या immiscible liquid। completely miscible liquid हमारे पास क्या होते हैं? वो लिक्विड या वो सॉल्यूशन जिसमें हमारे पास सॉल्यूट सॉल्वेंट में कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? कंप्लीटली मिसिबल। कंप्लीटली मिसिबल में लिक्विड जो है वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है, इंटरमिक्स हो जाता है लिक्विड सॉल्यूट विद लिक्विड सॉल्वेंट। हमारे पास एक प्योर होमोजीनियस मिक्सचर बन जाता है जो ट्रू सॉल्यूशन की तरह होता है। जैसे कि अगर हम मिथेनॉल को पानी में डिसॉल्व कर लेते हैं, सो ये हमारे पास कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं, इंटरमिक्स हो जाते हैं, और हम इसमें डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि पानी कहाँ पे मौजूद है या मिथेनॉल कहाँ पे मौजूद है। इनके दरमियान में कोई क्लियर बाउंड्रीज नहीं होती। वजह इसकी क्या है? क्योंकि मिथेनॉल और वाटर के दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है और ये कंप्लीटली इंटरमिक्स कर लेते हैं। पार्शियली मिसिबल लिक्विड हमारे पास क्या होते हैं? विच मिक्स विद अ सर्टन या लिमिटेड एक्सटेंट। लाइक आपके पास अगर हम दो लिक्विड को इंटरमिक्स कर लेते हैं और आपके पास वो कंप्लीटली मिक्स नहीं होते, उसमें क्लियर कट बाउंड्रीज नजर आ जाती है, वो टू लेयर्स में सेपरेट आउट हो जाते हैं, तो इस किस्म की लिक्विड को हम क्या कहते हैं? पार्शियली मिसिबल लिक्विड कहते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास इसकी क्या आ सकती है कि ईथर को अगर वाटर में डिसॉल्व कर लिया जाए या फिर फिनोल को अगर वाटर में डिसॉल्व कर लिया जाए। ईथर को अगर वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो हमारे पास दो किस्म की पॉसिबिलिटीज आ सकती है। एक में हमारे पास एक्ट करेगा ईथर एज अ सॉल्वेंट, सो पानी हमारे पास एक्ट करेगा एज ए सोल्यूट, सो परसेंटेज ऑफ वाटर इन दिस सोल्यूशन विल बी 1.2%। वजह इसकी क्या है? क्योंकि हमारे पास ईथर के मॉलिक्यूल में स्टीरिक हिंड्रेंस होती है। स्टीरिक हिंड्रेंस आपके पास क्या है? यहाँ पे हमारे पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं इस ऑक्सीजन में, ईथर पे। ठीक है, ये हमारे पास डाई मीथाइल ईथर है। यहाँ पे ऑक्सीजन के लिए कौन आएगा? वाटर का हाइड्रोजन आएगा।
वो इसके साथ इंटरेक्शन क्रिएट करेगा और इसकी वजह से सोल्यूशन बनेगा। लेकिन मसला हमारे पास क्या होता है कि जो पानी का हाइड्रोजन होता है उसके सामने ईथर के दो हेवी ग्रुप्स होते हैं, दैट इज मीथाइल ग्रुप, एक अल्काइल ग्रुप, दूसरा अल्काइल ग्रुप। ये क्या कर लेते हैं, इस हाइड्रोजन को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ ईथर तक पहुंचने नहीं देते। इस चीज को हम स्टीरिक हिंड्रेंस कहते हैं। तो जब भी आपके पास ईथर एक्ट करता है एज अ सॉल्वेंट, सो अ लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर विल बी डिसॉल्व इन दिस, इन द परसेंटेज ऑफ वाटर इन दिस सोल्यूशन इज 1.2%। और ये हमारे पास पार्शली मिसिबल लिक्विड होता है। इसमें हमारे पास क्लियर कट बाउंड्रीज नजर आती है। सिमिलरली हम क्या कर लेते हैं कि वाटर एक्ट करता है एज अ सॉल्वेंट। सो यहाँ पे हमारे पास ईथर क्या करेगा, वो 6.5% ईथर जो है इसमें डिसॉल्व हो जाएगा। क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल छोटे होते हैं तो वो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना सकते हैं, ईथर के ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना सकते हैं। इसलिए जब भी किसी पार्शियली मिसेबल लिक्विड सोल्यूशन में हमारे पास ईथर एज अ सॉल्वेंट एक्ट करता है तो वो लिटिल वाटर को एब्जॉर्ब करता है। लेकिन अगर वाटर एज अ सॉल्वेंट एक्ट करेगा तो वो मोर ईथर को एब्जॉर्ब करेगा। फिर हमारे पास आ जाते हैं इमिसिबल लिक्विड। इमिसिबल लिक्विड हमारे पास क्या होते हैं, दे डू नॉट इंटरमिक्स्ड, या ये हमारे पास क्या कर लेते हैं कि टू लेयर्स बना लेते हैं। ठीक है, हमारे पास लेयर्स जब बन जाते हैं तो उसमें क्या है कि वाटर को अगर हम बेंजीन में डिसॉल्व कर ले, एक आपके पास इनऑर्गेनिक है, दूसरा आपके पास ऑर्गेनिक इन नेचर है। सो इनके दरमियान में क्लियर कट लेयर्स नजर आएंगे, बाउंड्रीज नजर आएंगे। सिमिलरली हम ऑयल को पानी में डिसॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास क्या होते हैं, इमिसिबल लिक्विड बन जाते हैं। इसी तरह कार्बन डाइसल्फाइड और वाटर को डिसॉल्व कर ले तो ये भी हमारे पास टू क्लियर कट लेयर्स बनाएंगे। अब हमारे पास क्या है, पार्शली मिसिबल लिक्विड की थ्री डिफरेंट एग्जांपल्स हमारे पास आती है, दैट इज ट्राईमीथाइलमीन प्लस वाटर। पार्शली मिसिबल में हमने क्या कहा कि आपके पास अ लिटिल बिट अट्रैक्टिव फोर्सेस आपके पास होगी। सेकेंड वन, आपके पास अ सर्टेन अमाउंट ऑफ इंटरमिक्सिंग भी होगी। ठीक है, सो हमारे पास क्या है कि ट्राईमीथाइल अमीन प्लस वाटर सिस्टम पार्शली मिसिबल की एग्जांपल है, या फिनोल वाटर सिस्टम पार्शली मिसिबल की एग्जांपल है, या निकोटीन एंड वाटर सिस्टम आपके पास पार्शली मिसिबल की एग्जांपल है। ठीक है, हमारे पास लेट सपोज हम वाटर फिनोल वाटर सिस्टम को देखते हैं। फिनोल वाटर सिस्टम में हमारे पास क्या है कि 50 ml हम फिनोल ले ले और 50 ml हम इसमें वाटर ले ले। सो हमारे पास सोल्यूशन बन जाएगा, दैट इज 100 ml ऑफ सोल्यूशन। ये कंजुगेटेड सोल्यूशन है, इसमें फिनोल एंड वाटर इक्वल अमाउंट में मौजूद है। बट हमारे पास क्या होता है, नॉर्मल टेम्परेचर पे अगर हम इसको मिक्स कर लेते हैं तो फिनोल एंड वाटर टू डिस्टिंक्ट लेयर्स बना लेते हैं। फिनोल की डेंसिटी आपके पास क्या होती है, फिनोल की डेंसिटी हमारे पास ज़्यादा होती है। तो जो लोअर लेयर होता है उसमें फिनोल एक्ट करता है एज अ सॉल्वेंट। जो अपर लेयर होता है तो उसमें वाटर एक्ट करता है एज अ सॉल्वेंट। अब हमारे पास जो ऊपर वाला लेयर है इसमें फिनोल और वाटर का मिक्सचर होगा, नीचे वाले लेयर में वाटर एंड फिनोल का मिक्सचर होगा। हम इसको इस तरह इसलिए लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे फिनोल एज अ सॉल्वेंट सल्यूट एक्ट कर रहा है, यहाँ पे वाटर एज अ सल्यूट एक्ट कर रहा है, और ये दोनों एक दूसरे के क्या है, कंजुगेटेड सॉल्यूशन है एक दूसरे के। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास क्या है,
ऊपर की लेयर में हमारे पास 5% फिनोल होता है इन वाटर, एंड नीचे की लेयर में हमारे पास 30% वाटर होता है इन फिनोल सोल्यूशन। हमारे पास ऊपर की लेयर में परसेंटेज ऑफ फिनोल इसलिए कम है क्योंकि हमारे पास फिनोल की डेंसिटी ज़्यादा है, तो वो कोशिश करता है मैक्सिममली कि वो डाउनवर्ड मूव करे। इस वजह से बहुत कम अमाउंट ऑफ फिनोल जो है वो वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, और हमारे पास क्या कर लेता है कि ऊपर का लेयर बन जाता है। और ये दोनों सोल्यूशन आपके पास क्या होते हैं, कंजुगेटेड सोल्यूशन ऑफ ईच अदर होते हैं। नाउ अगर हम क्या करें कि यहाँ का टेम्परेचर बढ़ा दें, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा कि ये दोनों इंटरमिक्सिंग स्टार्ट कर लेंगे। एट 65.9 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे पास एक होमोजीनियस मिक्सचर बन जाएगा। इस टेम्परेचर पे हमारे पास क्या होता है कि इस पूरे सोल्यूशन में 34% फिनोल होता है एंड 66% हमारे पास वाटर होता है। और ये वो टेम्परेचर है कि जिस पे हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर हो जाता है। पार्शली मिसेबल लिक्विड क्या कर लेते हैं कि उसमें कोई भी लेयर्स नहीं रहते। इसको हम क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर कहते हैं। मुख्तलिफ लिक्विड के क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर्स हमारे पास बनते हैं। जैसे कि वाटर को अगर हम एनिलीन में डिसॉल्व कर ले तो 167 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे पास इसका क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर होता है। एट दिस टेम्परेचर एनिलीन सॉल्वेंट में हमारे पास 15% वाटर होता है। सिमिलरली अगर मेथनॉल को हम साइक्लोहेक्सेन में डिसॉल्व करते हैं सो हमारे पास 49.1% 49.1 डिग्री सेंटीग्रेड इसका क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर है, जिसमें 29% हमारे पास इथेनॉल होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि there are certain factors which affect the solubility of these solute या these particle in a solvent. Solubility. Now, what is solubility? Solubility is the weight in gram of a solute necessary to saturate 100 grams of a solvent at a constant temperature and pressure is called solubility. A certain factor which affect solubility are nature of solute and solvent. Second one is pressure. The third one is temperature, which depend upon which is explained by the solubility curve. Now, first of all, we are going to discuss nature of the solute and solvent. हमने अभी पढ़ा था कि like dissolve in like. So, the polar will be dissolved in a polar solvent. Similarly, non-polar will be dissolved in a non-polar solvent. Also, it depends upon the size of ions and molecules or particles, etc. हमारे पास क्या है कि अगर पोलर हो, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि सोडियम क्लोराइड आसानी से पानी में डिसॉल्व हो सकते हैं, जबकि हमारे पास बेंजीन जो है वो क्या कर लेते हैं, बेंजीन में हमारे पास नेफ्थलीन वगैरह डिसॉल्व हो सकते हैं। या इसी तरह कोई भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो है वो ऑर्गेनिक में डिसॉल्व हो सकता है। या जैसे मैं हम पढ़ सकते हैं कि कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है वो बेंजीन वगैरह में डिसॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि कार्बन टेट्राक्लोराइड भी आपके पास नॉन पोलर है। सिमिलरली बेंजीन भी आपके पास नॉन पोलर है। साइज ऑफ द पार्टिकल्स आपके पास हाईली डिपेंडेंट है। लाइक अगर आप पानी में एक बहुत बड़ा पत्थर सोडियम क्लोराइड का डालोगे तो इसकी डिसोल्यूशन बहुत स्लो होगी। लेकिन अगर आप उसको फाइन पाउडर की फॉर्म में डिसॉल्व करके डिसॉल्व करोगे तो आपके पास क्या होगा, वो जल्दी से डिसॉल्व हो जाएगा और सेचुरेटेड सोल्यूशन हमारे पास जल्दी बनेगा। सो एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड 100 ग्राम ऑफ वाटर डिसॉल्व हाउ मेनी ग्राम ऑफ ammonium nitrate, that is 192 gram of ammonium nitrate. Similarly, 6.5 gram of mercurous chloride and 8.4 into 10 raised to power minus 4 gram of silver bromide. लाइक 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे 100 ग्राम वाटर में हमारे पास अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम क्लोराइड, सिल्वर
सॉरी मर्क्यूरस क्लोराइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड इतने अमाउंट में डिसॉल्व होते हैं। लेकिन अगर हम सॉल्वेंट को चेंज कर लें, हम इथेनॉल ले लें, तो इथेनॉल हमारे पास ऑर्गेनिक इन नेचर है, तो इसमें हमारे पास क्या होगा, अमोनियम नाइट्रेट 3.8 ग्राम डिसॉल्व होगा, मर्क्यूरस क्लोराइड हमारे पास 47.6 ग्राम डिसॉल्व होगा। इसी तरह अगर हम बात कर लेते हैं प्रेशर की, तो प्रेशर जो है वो इंक्रीज करते हैं तो सॉलिबिलिटी हमारे पास इंक्रीज होती है। और प्रेशर हमारे पास प्रेशर का इफेक्ट गैसियस सॉल्यूट में हम यूज करते हैं। जैसे कि आप गैसेस को किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करना चाहते हैं, तो हमारे पास क्या होगा, प्रेशर के थ्रू हम उसको डिसॉल्व करेंगे। लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, their solubility will be increased with increase in pressure। कार्बोनेटिक ड्रिंक्स हम जितनी भी देखते हैं, उसमें आपके पास क्या होता है कि शुगर सोल्यूशन में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड को एट 3 to 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हम आसानी से मैक्सिममली डिसॉल्व कर लेते हैं। हम जैसी ही बोतल पे प्रेशर कम कर लेते हैं, वो सील पैक बॉटल्स होते हैं, हम जैसे ही उसका ढक्कन खोलते हैं, आपके पास प्रेशर रिड्यूस हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो ब्रिस्क एफर्वेसेंस के साथ क्या कर लेते हैं, एवॉल्व कर जाते हैं, एवापोरेट कर जाते हैं। सो हमने ड्यू टू द हाईएस्ट प्रेशर हमने कार्बन डाइऑक्साइड को शुगर सोल्यूशन में डिसॉल्व किया होता है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या आता है कि टेम्परेचर मुख्तलिफ तरीकों से सॉलिबिलिटी को अफेक्ट करता है। हम अगर टेम्परेचर किसी ना किसी सोल्यूशन में टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉलिबिलिटी इंक्रीज होती है। कभी कभी टेम्परेचर और टेम्परेचर डिक्रीज करने से सॉलिबिलिटी डिक्रीज होती है, बट इट डिपेंड्स अपॉन द डेल्टा एच वैल्यू। अगर हमारे पास डेल्टा एच की वैल्यू, what is delta H? That is the heat of solution या heat content of a chemical reaction। अगर हमारे पास डेल्टा H की वैल्यू पॉजिटिव होगी, so the reaction will be endothermic and the temperature increase will increase the solubility। हमारे पास जब भी हीट ऑफ सोल्यूशन पॉजिटिव होगा, सो उसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से सॉलिबिलिटी इंक्रीज होगी। अगर डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होगी, तो इसका मतलब है कि केमिकल रिएक्शन में के दौरान में हमारे पास हीट इवॉल्व हुई है। इस इवॉल्व हीट की वजह से हमारे पास ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सॉलिबिलिटी हमारे पास डिक्रीज होगी। सॉलिबिलिटी कर्व हमारे पास क्या होता है, द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉलिबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर इज नोन एज अ सॉलिबिलिटी कर्व। अभी हमने कहा कि कुछ ऐसे सल्यूट होते हैं कि उसको अगर हम पानी में डिसॉल्व करते हैं तो वो सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं। बढ़ाने की वजह से इसका मतलब है कि हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन की वजह से अगर हम बाहर से भी रिएक्शन मतलब टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, तो वो डिस्ट्रैक्शन काज कर लेंगे, वो डिस्ट्रक्शन काज करेंगे। उसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, उस कंपोनेंट की सॉलिबिलिटी डिक्रीज होगी। जैसे कि लिथियम कार्बोनेट है या सीजियम सल्फेट है, इस ये हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन करते हैं। तो अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, इनकी सॉलिबिलिटी आपके पास डिक्रीज होगी। हम सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, पोटाशियम क्लोराइड को अगर पानी में डिसॉल्व करते हैं, तो इसकी डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव आती है। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से इनकी सॉलिबिलिटी हमारे पास इंक्रीज होगी। कुछ ऐसे कंपोनेंट होते हैं कि जिसमें वाटर मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं, जिसको हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। तो इस किस्म की मॉलिक्यूल की सॉलिबिलिटी इनिशियली हमारे पास इंक्रीज होती है, एंड देन जब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसमें से रिमूव हो जाते हैं, सो आपके पास टेम्परेचर इंक्रीज करने से इनकी सॉलिबिलिटी डिक्रीज होती है। जैसे कि हमारे पास सोडियम सल्फेट
डेकाहाइड्रेट है। सो टेम्परेचर इनिशियली इंक्रीज करने से इनकी सॉलिबिलिटी ज़्यादा होगी, लेकिन एट 304 केल्विन पे जब हम पहुंच जाते हैं तो इसके बाद इसमें से वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रिमूव हो जाते हैं। अब ये हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन करेगा। तो इसके बाद टेम्परेचर इंक्रीज करने से हमारे पास क्या होगा, इसकी सॉलिबिलिटी डिक्रीज होगी। सॉलिबिलिटी कर्व्स आप देखें कि हमारे पास क्या है, अलोंग द एक्स एक्सिस हम टेम्परेचर को प्लॉट करते हैं, अलोंग द वाई एक्सिस हम सॉलिबिलिटी को प्लॉट करते हैं। सोडियम क्लोराइड हम ले लेते हैं, पोटाशियम क्लोराइड ले लेते हो, कैल्शियम क्लोराइड लो, सोडियम ब्रोमाइड लो, इन सब की सॉलिबिलिटी हमारे पास क्या होती है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से इनकी सॉलिबिलिटी इंक्रीज होती है। वजह इसकी क्या है, क्योंकि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन करते हैं। हीट ऑफ सोल्यूशन हमारे पास क्या है, इसका पॉजिटिव है। अगर हम सिल्वर पोटाशियम नाइट्रेट को देखें तो इसकी सॉलिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती है, क्योंकि ये भी हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन करते हैं। हमारे पास सीशियम सल्फेट जो है वो क्या करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करने से इनकी सॉलिबिलिटी डिक्रीज होती है। वजह इसकी क्या है, क्योंकि हमारे पास ये एक्सोथर्मिक रिएक्शंस करते हैं। जबकि सोडियम सल्फेट एट इनिशियली 304 केल्विन तक हमारे पास क्या होते हैं, इनकी सॉलिबिलिटी इंक्रीज होती है, क्योंकि इस टेम्परेचर पर इसमें हमारे पास क्या है, एंडोथर्मिकली ये एक्ट करते हैं, इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं। लेकिन आफ्टर दैट हमारे पास ये क्या करेगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन करेगा, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन की वजह से अब फर्दर टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो इनकी सॉलिबिलिटी हमारे पास डिक्रीज होती जाएगी। यहाँ पे हमारे पास क्या है, सॉलिबिलिटी ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस एट डिफरेंट टेम्परेचर बात की है। तो आपके पास क्या है, पोटाशियम नाइट्रेट 273 केल्विन पे 13.3 ग्राम हमारे पास डिसॉल्व हुए होते हैं। इसी तरह टेम्परेचर इंक्रीज करने से 10 डिग्री इंक्रीज करने से 20 हो जाता है, फिर 31 हो जाता है, फिर 45, देन 63। इसका मतलब है कि इसकी हीट ऑफ सोल्यूशन आपके पास क्या है, पॉजिटिव है, एंड ये एंडोथर्मिक रिएक्शन करते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन की वजह से ये हमारे पास क्या होते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन की वजह से इसकी टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉलिबिलिटी ज़्यादा होगी। एल्यूमिनियम सल्फेट भी एंडोथर्मिकली रिएक्ट करते हैं, सो इसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से इसकी भी सॉलिबिलिटी इंक्रीज होती है। सिल्वर नाइट्रेट भी हमारे पास क्या है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से मोर सॉल्युबल होते हैं। सोडियम क्लोराइड भी इंक्रीज टेम्परेचर इंक्रीज करने से इनकी सॉलिबिलिटी इंक्रीज होती है। लेकिन सीजियम सल्फेट, लिथियम कार्बोनेट एंड सोडियम सल्फेट टेम्परेचर इंक्रीज करने से इनकी सॉलिबिलिटी हमारे पास डिक्रीज होती है। यहाँ पे सोडियम सल्फेट को इनिशियली डेकाहाइड्रेटेड स्टेट में लिया है, तो इनिशियली इनकी सॉलिबिलिटी इंक्रीज होगी, बट आफ्टर दिस टेम्परेचर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर और इंक्रीज करने से हमारे पास इनकी सॉलिबिलिटी डिक्रीज होती है। और लास्ट में हमारे पास क्या आती है कि सॉलिबिलिटी एंड हीट ऑफ सोल्यूशन हमारे पास आ जाते हैं। तो द राइज एंड फॉल ऑफ टेम्परेचर ऑफ अ सोल्यूशन बाय द एडिशन ऑफ सोल्यूट इज नोन एज हीट ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, हमारे पास हम सॉलिड सोल्यूट को किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं, तो उसकी वजह से जो सोल्यूशन बन रहा होता है उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, या फिर उसका टेम्परेचर कम होगा। अगर हमारे पास टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसका मतलब है कि ये जो है एक्सोथर्मिकली रिएक्ट कर रहा है। एक्सोथर्मिकली रिएक्ट करने की वजह से आपके पास क्या होगा, डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव आएगी। सिमिलरली अगर हम किसी सॉल्यूट को किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं और आपके पास टेम्परेचर में डिक्रीज आ जाता है, तो इसका मतलब है कि उसको केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करने के लिए उसने उस सॉल्यूशन से हीट लिया है, उसको एब्जॉर्ब किया है। इसकी वजह से हमारे पास डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव आने की वजह से हमारे पास क्या होगा, ये रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा। तो
हमारे पास क्या है कि लाइक अगर हम सिल्वर नाइट्रेट को पानी में डिसॉल्व करते हैं तो सोल्यूशन सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन बन जाता है। यहाँ पे डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव है। इसका मतलब है कि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन करता है। तो अगर हम बाहर से भी इसको हीट प्रोवाइड करेंगे तो इनकी सॉलेबिलिटी ज़्यादा होगी। लिथियम कार्बोनेट जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो जो सोल्यूशन बन जाता है उसकी हीट ऑफ सोल्यूशन हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आती है। इसका मतलब है कि ये एक्सोथर्मिकली रिएक्शन करता है। ये ऑलरेडी एक्सोथर्मिक रिएक्शन करता है। तो अगर हम बाहर से इसको टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो इनकी सॉलिबिलिटी हमारे पास स्लो डाउन हो जाएगी और ये हमारे पास क्या करेंगे कि टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से लिथियम कार्बोनेट की सॉलिबिलिटी डाउन हो जाती है। सो ये सारी प्रॉपर्टीज जो थी ये डिफरेंट सॉल्यूशंस के बारे में थी, सॉल्यूशंस इन लिक्विड के बारे में थी और फिर कुछ फैक्टर्स थी जो कि सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज को या उसकी सॉलिबिलिटी को या उसकी नेचर को इफेक्ट करती हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर टुडेज लेक्चर।